हेलो गाइस, स्वागत है आपका एचडीएस फाउंडेशन में। और हम पढ़ते हैं क्लास 10th की फिजिक्स। क्लास 10th की फिजिक्स में पिछले बार हमने डिफेक्ट्स की बात करी थी, किस तरह से आई में डिफेक्ट्स होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। तो जब फिजिक्स में हम अगला बात करेंगे, जो चैप्टर जो हमारा है, चैप्टर का नाम है कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। उसके आगे हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई जो कलरफुल वर्ल्ड को देखता है, इसके बारे में हमारे ये टॉपिक है। उसके में हमने बात करी थी कि स्लैब जो था हमारा, अगर हमने स्लैब में लाइट डाली थी तो वो क्या करी थी, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो गई थी। ठीक है, ये नॉर्मल है हमारा, ये वाली जो लाइन है, ये ब्लू से ये दिखा रहा हूँ, ये वाली नॉर्मल लाइन है। ये कौन सी लाइन है, ये इंसिडेंट लाइन है। इंसिडेंट लाइन जब स्लैब पे पड़ी थी, हमारा स्लैब है रेक्टेंगुलर, इस पे पड़ी थी, तो ये जो नॉर्मल लाइन है उसकी तरफ बेंड हो गई। देखो, अगर जाती सीधी तो सीधी ऐसे जाती, लेकिन कहाँ गई, इस तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, तो फेज 1 था ये, फेज 1 से फेज 2 में गई थी ये, फेज 1 से फेज 2 में गई थी, बेंड हो गई। फिर फेज 2 से फिर फेज 1 में गई थी लाइट हमारी, फेज 2 में जाके फिर यहाँ पे एक नॉर्मल होगा। ये फेज 2 और फेज 1 के बीच में नॉर्मल है। इसमें ये जानने तो ऐसे चाहिए थी सीधा सीधा, लेकिन फेज जो बीच में अगर आ गया उसके जगह से नॉर्मल से अवे बेंड होगी, क्योंकि इसका जो सरफेस है, इसका जो ये सरफेस था, बाद वाला जो हमारा वो था, जो डेंसिटी थी उसकी वो कम थी। डेंसिटी 1 इज लेस देन डेंसिटी 2, या फिर बोले डेंसिटी 2 इज ग्रेटर देन डेंसिटी 1। तो जो हमारा फेज 2 है उसकी डेंसिटी फेज 1 से ज्यादा है, फेज 1 से ज्यादा है। ये जो ग्लास है हमारा, ये जो हमारा ग्लास है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो ज्यादा डेंसिटी में आया तो पैक हो गया, पैक हो गया मतलब नॉर्मल के पास हो गया। जब कम डेंसिटी में गया तो खुल गया। खुल गया का मतलब ये दूसरी, ये खुल गया तो थोड़ा नॉर्मल से दूर जाने की इसको फ्रीडम मिली, ये मान सकते हैं। तो इस तरह से हमारी बात हुई थी। ये ग्लास स्लैब की बात हुई थी। ग्लास स्लैब ऐसा था, चौकोर टाइप। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्रिज्म की। अब हम बात कर रहे हैं प्रिज्म की। देखो भाई, स्लैब और प्रिज्म में क्या अंतर है। प्रिज्म क्या होता है, एक क्रॉस सेक्शन का, एक ही क्रॉस सेक्शन का कोई एरिया रिपीट होता रहता है तो उसको प्रिज्म बोलते हैं। एक तरह से मैं इसको रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोल सकता हूँ, स्लैब को रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, क्योंकि जो रेक्टेंगुलर वाला सरफेस है ये पूरा जा रहा है, एक साथ जा रहा है अंदर तक, वही सरफेस रिपीट हो रहा है, तो इसको रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोल सकता हूँ। लेकिन जब भी हम प्रिज्म के जनरली रिफ्लेक्शन में बात करेंगे, फिनोमिना में, तो हम कौन सा प्रिज्म लेंगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म लेंगे। ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करेंगे जिसका सरफेस कैसा है, ट्रायंगुलर है। ट्रायंगुलर सरफेस जिसका रिपीट हो रहा है, ट्रायंगुलर सरफेस रिपीट हो रहा है, उसकी बात करेंगे। और एक सरफेस से हम इंसिडेंट करेंगे लाइट, और दूसरी सरफेस से देखेंगे किस तरह से निकल रही है लाइट। एक सरफेस से लाइट इंसिडेंट करेंगे और देखेंगे दूसरी सरफेस से लाइट किस तरह से निकल रही है। तो पहले एक प्रिज्म बना देते हैं, इसको हटाकर एक प्रिज्म बनाते हैं। तो हम एक प्रिज्म ड्रॉ करते हैं। पहले प्रिज्म, मैं एक प्रिज्म ड्रॉ करता हूं। ये बड़ा सा एक प्रिज्म है जिसको हम कोऑर्डिनेट दे देते हैं ए, बी और सी कोऑर्डिनेट। मैंने प्रिज्म को नाम दे दी ए, बी और सी। अब मैं एक लाइन इस पे इंसिडेंट कर रहा हूं, एक लाइन इस पे इंसिडेंट कर रहा हूं, इसको बोल रहा हूं इंसिडेंट रे। कौन सी रे, इंसिडेंट रे। बहुत प्यार से पढ़ेंगे, आराम से, सब कुछ समझ में आने वाला है आपको। बहुत आराम से पढ़ेंगे, प्यार से, सब कुछ समझ में आने वाला है। कोई भी ये चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। इंसिडेंट रे, तो ये वाली लाइन इंसिडेंट रे हो गई जो हमने इंसिडेंट किया। अब नॉर्मल कौन सा रहेगा, नॉर्मल रहेगा ये जो सरफेस के 90 डिग्री होता है, उसको ही तो नॉर्मल बोलते हैं। जैसे इस सरफेस का नॉर्मल क्या बोलेंगे, ये नॉर्मल है सरफेस इसका, तो ये नॉर्मल है। तो 90 डिग्री पे जो लाइन होती है सरफेस के, उसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल। तो जिस पॉइंट पे हमारा मिल रहा है ये प्रिज्म को, जिस पॉइंट पे ये राइट ऑफ रे, लाइट रे
ठीक है, लाइट रे, कहीं सोर्स से लाइट आ रही है, प्रिंस को मिल रही है, ये प्रिंस का नॉर्मल है। अब क्या करेंगे, अब ये वाली जो लाइन है ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, क्योंकि यहाँ ग्लास स्लैब है। जब भी ग्लास स्लैब आएगा नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, क्योंकि ग्लास स्लैब की डेंसिटी ज्यादा होती है, जैसे म्यू ऑफ स्लैब ग्रेटर देन म्यू ऑफ एयर। ठीक है, तो अब ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ देखो यहां पे जा रही थी पहले ये, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, थोड़ी सी नॉर्मल की है तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, नॉर्मल के पास आ गई है, ये वाली लाइन नॉर्मल के ज्यादा पास है, आपको दिख रहा है ये वाली लाइन से, तो नॉर्मल की ये पास आ चुकी है, जो मेरी ब्लैक लाइन है। अब यहां पर ये इंसिडेंट हुई, इसका नॉर्मल हो गया, ये इस पॉइंट पे नॉर्मल, एसी सरफेस पे नॉर्मल हो गया ये वाली लाइन जो मैंने ब्लू डॉटेड में दिखाई है, उसको सी डी में बोल दूं। अगर सी डी लाइन हमारी परपेंडिकुलर हो गई एसी लाइन के, ठीक है, या सी डी के ई एफ बात कर लो, ई एफ बोल दो लाइन उसको। अब अगर जाती कोई, अगर इसमें कोई भी इसकी जो एटमॉस्फेयर है अगर वो चेंज नहीं होता, सराउंडिंग चेंज नहीं होती, तो इस तरह से जाती, लेकिन सराउंडिंग चेंज हो गई, डेंसिटी चेंज हुई, डेंसिटी कम हुई तो नॉर्मल से क्या जाएगी, अवे, नॉर्मल से अवे चल जाएगी। तो ये इंसिडेंट, ये कौन सी रे हो गई है हमारी, इमरजेंट रे। तो आपको पता चला हमने इंसिडेंट रे डाली, हमारी इमरजेंट रे निकली, इंसिडेंट रे डाली, इमरजेंट रे निकली। तो देख रहे हो यहां पे लाल की इमरजेंट रे ऐसे हमारी निकल गई है, इमरजेंट ऐसे। कहां जाना था, जाना से पहले यहां था, कहां चले गए, यहां चले गए। तो ये जो एंगल का डिफरेंस है, ये एंगल का जो डिफरेंस आ रहा है कि जहां से इंसिडेंट डाली थी और इमरजेंट जहां से निकली, इंसिडेंट और इमरजेंट के बीच में डिफरेंस ऑफ एंगल, इसको डेविएशन बोलते हैं, डेविएशन, और इसको बोलते हैं डी डेविएशन इसको बोलेंगे। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हुई कि क्या होता है, हम जब डालते हैं तो वो डेविएट होती है और प्रिज्म से इस तरह से डेविएट होती है। हमने स्लैब की बात की थी, इसको हम बात करेंगे डेल बोल देते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर आपको शो करना हो तो एंगल ऑफ प्रिज्म भी शो करिए। तो ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं, आप प्रिज्म को रख सकते हैं, पहले 2 पिन मार्क कर सकते हैं, एक पी पिन, एक क्यू पिन, जो कि इंसिडेंट वाली रे में कोई से भी 2 पिन मार्क करिए रैंडमली, उस पर एक लाइन बना दीजिए और यहां पे देखते हुए 2 और पिन लगाइए इंसिडेंट वाली सरफेस पे। पहले एक पिन लगाइए इसकी इमेज को देखते हुए, दोनों की इमेज को, क्योंकि एक पिन से इमेज नहीं बनेगी, 2 पिन क्यों, क्योंकि 2 पिन से लाइन बनती है, एक पिन की इमेज नहीं, 2 पिन अगर हम लगाते हैं उसी से लाइन बनती है, तो 2 पिन लगाना जरूरी होता है। पी पिन यहाँ पर और क्यू पिन लगा दी। अब यहाँ पर 2 पिन और आर पिन और एक एस पिन, और आर पिन और एस पिन हमने लगाई इमेजेस के लिए, और हमने इस प्रिज्म को फिर हटाया। जो प्रिज्म पहले लगाया था और आउटलाइन ड्रॉ करी थी, आउटलाइन ड्रॉ करके वो हमने 2 पिन लगाई थी, उससे हमने इसकी इमेज देखी थी कहाँ पे बन रही है, और फिर इस प्रिज्म को हटाया था, इस प्रिज्म को हटा के ये लाइंस ड्रॉ करी थी। ठीक है, क्योंकि ये लाइन पहले ड्रॉ नहीं कर पाएंगे हम, ड्रॉन में हम पहले यही लाइन 2 लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 यही हैं। फिर हम इन दोनों को मिला देंगे, शीट है हमारी, अब ये प्रिज्म हटा चुके हैं, हम शीट को मिला के देखेंगे कि ऐसे जा रहा है। तो हम अपना डेविएशन भी देख सकते हैं कि किस हिसाब से डेविएशन होता है लाइट का, इमरजेंट रे किस तरह से निकल रही है। तो ये वाली चीज हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हमने बात करी कि इंसिडेंट रे क्या है, आपसे पूछ सकते हैं, और फिर रिफ्रैक्टेड रे क्या है। इसकी बात करें तो ये बीच वाली रे है रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्लेक्ट हो रही है बीच में, इसलिए इसको रिफ्रैक्टेड रे बोल रहे हैं। निकलने वाले को रे बोल रहे हैं, इमरजेंट रे बोल रहे हैं। ठीक है, ये वाली चीज हमने बात करी है। नॉर्मल से किस तरह से लाइट बैंड होती है, अगर बैंड होती है कि टुवर्ड्स द नॉर्मल जाए या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाए, डिपेंड करता है कि जो आगे वाला जो हमारा प्लेन है, आगे वाला जो हमारा सराउंडिंग है, ठीक है, वो ज्यादा डेंस है या कम डेंस है, क्या उसको फ्रीडम मिलने वाली है या उसको फ्रीडम उसकी घटने वाली है। फ्रीडम घटने वाली है मतलब टाइट होने वाली है, रिलैक्सेशन कम होने वाला है, मतलब नॉर्मल के पास होने वाला है, आप ये चीज बात कर सकते हैं।
तो ये सिमिलर काइंड ऑफ है, जैसे ही स्लैब में पढ़ा था, स्लैब में भी फिनोमिना तो उसी टाइप से होता था। एंगल ऑफ डेविएशन की हमने बात करी कि एंगल ऑफ डेविएशन किस तरह से हुआ। अब बात करेंगे कि व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन कैसे होता है ग्लास प्रिज्म से। व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन ग्लास प्रिज्म से देखिए। तो गाइज अब हम बात करते हैं कि डिस्पर्जन किस तरह से होता है व्हाइट लाइट से। हमारा प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्जन कैसे होता है व्हाइट लाइट से। तो हमारा ये प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म जिसको हमने बोल रहे हैं। इसमें अगर हम नैरो सेल से, मतलब हम एक कार्डबोर्ड लें और उसमें लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है प्रॉपर, और हम उसमें बस छोटा सा छेद करें जिससे कि स्मॉल नैरो लाइट ही एंटर कर पाए, नैरो स्ट्रीम ऑफ लाइट एंटर कर पाए, ठीक है। तो एक अगर नैरो स्ट्रीम ऑफ लाइट होल करें और नैरो स्ट्रीम ऑफ लाइट एंटर कर पाए इसमें, तो ये नैरो स्ट्रीम ऑफ लाइट क्या होगी, अगर जब प्रिज्म से टकराएगी तो क्या करेगी, ये स्पेक्ट्रम में डिवाइड हो, क्योंकि व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट है, ये स्पेक्ट्रम बनाएगी। ये देखो अलग अलग कलर्स अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग है। इन अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग है, इसलिए अलग अलग डायरेक्शन में बैंड हो रहे हैं, बैंड अलग डायरेक्शन मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे स्क्रीन लगा रहे हैं कोई, तो हमको जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है, ये व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम। हमको ये व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम मिला है, तो सबसे कम बैंड इस लाइट में, सब अलग अलग वेवलेंथ है, तो अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से अलग अलग बैंड हो रही है। सबसे कम जो बैंडिंग होगी मेरी वो रेड की होगी, और सबसे ज्यादा बैंडिंग मेरी होगी वायलेट की होगी। तो इस व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम में सबसे कम बैंडिंग मेरी रेड कलर की होगी, सबसे ज्यादा होगी विबग्योर कलर की, ठीक है, विबग्योर नहीं, वायलेट कलर की, सॉरी। तो जो वो होगा, इसका सीक्वेंस जो है वो है VIBGYOR। अगर एक और हम इसमें माने तो विबग्योर, विबग्योर का मतलब V फॉर वॉयलेट, V फॉर वॉयलेट, I फॉर, आप बताएंगे इसमें V फॉर वॉयलेट, I क्या होता है इसमें, B क्या होता है, G क्या होता है, YOR क्या क्या होते हैं कलर्स इसमें। तो हम कलर्स की बात कर रहे हैं कि इंडिगो, तो वॉयलेट के बाद यहाँ पे I क्या है, इंडिगो, वॉयलेट, इंडिगो, फिर ब्लू, B का मतलब B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। तो डिस्पर्जन किसका सबसे कम हो रहा है, ये 7 कलर हमारे निकल रहे हैं एक तरह से, और जो थोड़े पास पास में कलर है उनको अलग से हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, नाम नहीं दे रहे। हो सकता है यहाँ पर रेड और ऑरेंज के बीच में, रेड और ऑरेंज के बीच में मिलता हुआ कलर हो थोड़ा सा, लेकिन हम उसको, हमने नाम नहीं दे रखा, हमने जिस जिसको नाम दे रखा है उसकी बात हम कर सकते हैं या करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्ट होती है, अगर आपसे पूछा जाए विच कलर लाइट डिफ्लेक्ट्स द मोस्ट इन डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, तो वायलेट लाइट होगा आंसर। और पूछा जाए विच कलर लाइट रिफ्रैक्ट्स द लीस्ट इन व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम, तो वो होगा रेड लाइट। रेड लाइट सबसे कम रिफ्रैक्ट करती है, और वायलेट लाइट क्या होती है, वायलेट लाइट सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट करती है। ये हमारा विबग्योर का बन जाता है, जब ये व्हाइट लाइट जो हमारी सनलाइट से आ रही है ये इंसिडेंट होती है, तो अलग अलग कलर जो होते हैं इनके अलग अलग वेवलेंथ्स के होने के कारण ये अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं और VIBYOR विबग्योर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, VIBYOR विबग्योर। ये आपको खासकर याद रखना है, ठीक है। इसमें से जो निकला है मॉरल यही निकला है, हमको फिनोमिना तो ध्यान है, लेकिन ये भी याद रखना है कि विबग्योर क्या सीक्वेंस होता है। वायलेट लाइट सबसे, अब जब V पहले आ रहा है, लेकिन वो तो V पहले आ रहा है, सबसे ज्यादा वो क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। R सबसे लास्ट में आ रहा है, सबसे कम क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो आपको पता है कि 7 कलर्स में हमारी ये लाइट डिवाइड हो गई है, 7 कलर्स में हमारी ये लाइट डिवाइड हुई है। तो हमको ये कलर कैसे मिले, क्या सनलाइट में पहले से ये कलर थे? हाँ, सनलाइट में पहले से ये कलर थे, क्योंकि आपने रेनबो भी जो देखा होगा कि जब बारिश होती है उसके बाद जो बूंदे एटमॉस्फेयर में रह जाती है, उससे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके, जिसके फिनोमेना की बात हम बाद में करेंगे,
क्योंकि चिंता मत करिए, हम बाद में पढ़ेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की बात भी बात करेंगे। तो वो जो फिनोमेना होता है उसके थ्रू फिर रेनबो बनता है। रेनबो बनता है क्योंकि 7 कलर्स में डिवाइड होती है व्हाइट लाइट और रेनबो बन जाता है। तो इंसिडेंट का क्या होता है, ये डिफरेंट एंगल्स में निकलती है इंसिडेंट से। ये इंसिडेंट रे, फिर इसका ये नॉर्मल है, यहाँ पे इंसिडेंट, फिर ये सबका अलग अलग नॉर्मल होगा। तो अब ये यहाँ पे बैंडिंग सबकी अलग अलग है, सब अलग अलग बैंडिंग हो रही है, अलग अलग रंग की बैंडिंग अलग अलग हो रही है। बस मैं ये बताना चाहता हूँ इस चीज से कि अलग अलग कलर की बैंडिंग अलग अलग हो रही है। अब एक इसाक न्यूटन ने एक ग्लास प्रिज्म को ऑब्जर्व किया था और ये एक्सपेरिमेंट किया था। एक और एक्सपेरिमेंट करा था, एक और एक्सपेरिमेंट करा। इसके आगे अगर ये प्रिज्म है, इसके आगे एक उल्टा प्रिज्म अगर मैं रख दूं, देखा है ना एनसीईआरटी में एक ऐसी इमेज है कि जिसमें एक प्रिज्म है उसके आगे एक उल्टा प्रिज्म रखा गया है, तो क्या होता है देखो, वो दोनों सुपर इम्पोज करके, सुपर इम्पोज मतलब एक का एडिशन दूसरे का एडिशन, एक का एडिशन दूसरे का एडिशन, और दूसरा वाला क्या उल्टा इफेक्ट डाल रहा है क्योंकि उल्टा रखा हुआ है, तो वो क्या सनलाइट बना देंगे। क्या सनलाइट वो बना सकते हैं उसकी बात करते हैं हम मिटा के, कि अगर दो प्रिज्म होते तो क्या होता। तो हमारा पहला प्रिज्म अगर रखा हुआ है ऐसे और दूसरा प्रिज्म रखा गया है उल्टा, उसके उल्टा प्रिज्म दूसरा रखा गया है, तो क्या होगा, तो यहां से लाइट आएगी। ये व्हाइट लाइट की बात कर रहा हूं मैं, व्हाइट लाइट जो कि 7 कलर के कंपोनेंट जिसमें है, ये डिवाइड होगी, ठीक है, स्पेक्ट्रम टाइप बनाने की कोशिश करेगी, बनाएगी भी, लेकिन फिर आगे जाके उल्टा इसको वो मिल रहा है, उल्टा प्रिज्म मिल रहा है। तो यहां से अलग अलग चीजों में डिवाइड हुई, लेकिन आगे जाके उल्टा इसको प्रिज्म मिला, फिर से ये रिवर्स हो गया फिनोमेना, रिवर्स हो गया फिनोमेना और व्हाइट लाइट निकल गई। क्या बात है, देखो गाइस कितनी मजेदार प्रिज्म हुई है। एक प्रिज्म ABC हमने सीधा रखा, दूसरा प्रिज्म DEF हमने उल्टा रखा। मतलब 2 प्रिज्म मांगे हमने अपने लैब असिस्टेंट से, कि हमने बोला कि हमको 2 प्रिज्म दो, एक एक्सपेरिमेंट करना है। तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने एक प्रिज्म सीधा रखा, एक प्रिज्म उल्टा रखा कॉपी में, एक कार्डबोर्ड लिया, उससे एक नैरो सिल्ट पास करी व्हाइट लाइट की, सनलाइट की, और वो पास हुई तो हमने देखा लास्ट में जो निकल रही है व्हाइट लाइट निकल रही है। तो हमको तो पता चला कि व्हाइट लाइट निकल गई, लेकिन हमको पता चला गया क्या, हमको पता चला कि क्या हो रहा है बीच में फिनोमेना। बीच में फिनोमेना क्या हो रहा है, डिस्पर्जन तो हो रहा है लाइट का, लेकिन फॉर रीडिस्पर्जन वो फिर से डिस्पर्जन जो हुआ था वो जोड़ रहा है। डिस्पर्जन तो हुआ था लेकिन फिर वो वापस में जुड़ गया, बाद में जाके वो जुड़ गया था, इसलिए बाद में जो निकली थी लाइट वो व्हाइट लाइट ही निकली थी। इसकी हम बात करेंगे। तो ऐसा होता है कि 2 अगर पेज उल्टे सीधे अगर हमने रख दिए तो कौन सी लाइट निकलती है, व्हाइट लाइट ही निकलती है। तो हमने बात करा किसका, अब इसके बारे में हम और बात करेंगे, रेनबो के फिनोमेना की हम बात करते हैं। तो अब मैं बता के आपको रेनबो के फिनोमेना के बारे में बताता हूं कि वो किस तरह से होता है। तो हम अब बात करेंगे कि जो रेनबो फॉर्मेशन है वो किस तरह से होता है। रेनबो जो बचपन में आपका सबसे अच्छी मेमोरी होगी उनमें से एक मेमोरी होगी रेनबो। आप अपने घर पे जब बारिश होती थी उसके बाद अक्सर रेनबो देख लिया करते थे। कैसे, अब वो रेनबो आपका वो प्यारा रेनबो किस तरह से बनता था। आपको यह भी पता होगा कि जिस तरफ सन होता था, आप अगर यहां खड़े हैं, आप अगर यहां खड़े होके देख रहे हैं, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है पहली बात, ठीक है। तो अगर आप यहां खड़े होके देख रहे हैं अपनी छत से, मैं घर भी ढंग से नहीं बना पा रहा हूं तो गाइस इसके लिए माफी चाहूंगा। तो अगर फिर भी मैं कोशिश करूं थोड़ा बनाने की, कि आप यहाँ पे मजा ले रहे हैं, नहा रहे हैं ढंग से, और आप सन को यहाँ देख रहे हैं और आप उधर देख रहे हैं दूसरी साइड क्या बन रहा है, रेनबो। 7 कलर का रेनबो बन रहा है। 7 कलर, सारे कलर हमें दिखाई देते हैं। जो व्हाइट कलर लाइट स्पेक्ट्रम होता है वो हमें दिखाई देता है, रेनबो के फॉर्मेशन में दिखाई देता है। तो रेनबो का फॉर्मेशन क्या है, तो विजिबिलिटी ऑफ ए व्हाइट कलर स्पेक्ट्रम, विजिबिलिटी ऑफ ए व्हाइट कलर स्पेक्ट्रम इन आफ्टर द रेन बाय द टिनी ड्रॉपलेट्स, बाय द टिनी ड्रॉपलेट्स, टिनी वाटर ड्रॉपलेट। देखो ये वाटर ड्रॉपलेट तो बड़ी हो गई क्योंकि देखो मेरे इंसान जितनी हो गई वाटर ड्रॉपलेट, लेकिन वाटर ड्रॉपलेट इतनी नहीं होती, वाटर ड्रॉपलेट होती इतनी सी,
इतनी सी वाटर ड्रॉपलेट रेनबो बना देती है। देखो इतना बड़ा फिनोमिना इतनी सी वाटर ड्रॉपलेट ने किया। छोटी छोटी चीजें भी कई बार बड़ा काम कर देती है। आपने सुना होगा एक बटरफ्लाई अगर विंग करती है एक जगह पे तो दूसरी जगह पे बढ़ा सकती है। आपने फिनोमिना के बारे में सुना होगा, बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं इसको। छोटी चीजें बड़ा काम कर सकती हैं, विश्वास होना चाहिए मन पे, दृढ़ निश्चितता होनी चाहिए, आप बड़ा काम कर सकते हैं। देखिए ये छोटी सी बूंद क्या करेगी। हम इस छोटी सी बूंद को जूम करते हैं। इस छोटी सी बूंद को जूम कर रखा है मैंने, ये जूम कर रखा है, ये इतनी बड़ी बूंद है नहीं, ठीक है। तो अब ये बूंद क्या कर रही है, ये जो लाइट आ रही है, इसके पास जो लाइट आ रही है, ठीक है, रेन लाइट, वो इस तरह से आ रही है। या फिर मैं इसको इधर दिखा दूं तो आपको थोड़ा और आइडिया अच्छा होगा कि इस तरह से लाइट आ रही है। यहां पे तो अंदर चल जाती है, सिंपली रिफ्रैक्ट हो जाती है। लेकिन यहां पर जब आगे जाके दूसरी सरफेस से टकराती है तो एंगल इस तरह से बनता है कि वो रिफ्रैक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इट गेट्स रिफ्लेक्टेड मतलब कंप्लीट रिफ्रैक्शन। यहां पे कोई मिरर तो नहीं था, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो गया यहाँ पे, TIR हो गया है यहाँ पे। TIR की कंप्लीट बात भी हम कर सकते हैं कि TIR क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम समझेंगे रेनबो कैसे बन रहा है। तो यहां पर जब लाइट पड़ रही है तो सरफेस पे जाके इस पोजीशन में जाके, ये बबल नहीं है मेरा कोई दूसरा, ये मैं बता दिखाने की कोशिश कर रहा था। यहां पर जो लाइट पड़ रही है पहले तो रिफ्रैक्ट हो रही है सिंपली, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही है सिंपली रिफ्रैक्ट, लेकिन आगे जाके सरफेस पे क्या हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, TIR हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिस फिनोमेना के भी हम बात कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले ये समझिए, उससे अपनी लाइट रिफ्रैक्ट होके अलग अलग बैंड होके हमको फिर हमारे को क्या दिखाई देते हैं, यहाँ पे दिखाई देते हैं। ऐसे लगता है कि जो रेनबो है वो यहाँ से यहाँ बन रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है हमको रेनबो यहाँ बन रहा है हमारा, ठीक है। तो सन के अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो बनता है एक तो, और डिस्पर्स क्या हो जाती है, क्योंकि डिस्पर्सन क्या, एक रेन ड्रॉपलेट जो टाइनी रेन ड्रॉपलेट्स होती हैं उनके द्वारा करा हुआ TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके द्वारा ये क्या बनती है, हमारी इमेज बनती है, रेनबो की इमेज बनती है और हमको दिखाई देती है, ठीक है। ये होता है रेनबो का कॉन्सेप्ट। अगला हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, TIR फॉर्मूला हम बाद में भी समझ लेंगे, ठीक है, उसकी कोई चिंता नहीं है, आप बात रखिए। लेकिन याद आपको रखना है TIR फिनोमिना, इसको मैं पूरा फॉर्म लिख देता हूं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन इस फिनोमिना का नाम है। इस फिनोमिना के थ्रू जो होता है वो हमारा रेनबो बनता है। रेनबो का फिनोमिना क्या है, अगर पूछा जाए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूछा जाए किस साइड बनता है रेनबो जिस डायरेक्शन में सन है, सन के अपोजिट साइड में बनता है रेनबो। ये वाले पॉइंट्स याद रख देना। स्पेक्ट्रम बन जाता है वेव कवर का, रेड लाइट सबसे कम डिफ्लेक्ट होती है, वायलेट लाइट सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होती है, ये याद रखिएगा यार। अगला हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। तो गाइस अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर में होने वाला रिफ्रैक्शन और उसके फिनोमिनास, उसके बारे में। एक तो हमने रेनबो की बात करी, वो थोड़ा अलग टॉपिक हो गया क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लग गया उसमें, TIR। यहाँ पे बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। तो आपने देखा होगा कहीं पे अगर चिमनी उमनी होती है, फायर जल रही होती है, तो वहाँ पे अगर हॉट हमारी एयर होती है तो आपने देखो काफी आपको जो विजन है वो वेवरिंग लगता है। वेवरिंग लगता है मतलब हिल रहा होता है। कहीं पे भी आग जल रही है उसके ऊपर देखा होगा आपने, या कहीं पे भी हीट निकल रही है, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो जमीन से हीट निकलती है, तब भी आपको ऐसा लगता है। कई कई चीज़ें होती है कि आपको यहाँ पे ऐसा ऐसा फिनोमेना देखने को मिलता है। एज अ ऑब्जर्वर आप यहाँ पे देखते हैं कि आपको ऐसा फिनोमेना देखने को मिल रहा है। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही पार्ट होता है, क्योंकि कूल एयर होती है यहाँ पर एक ऊपर, नीचे यहाँ पर ये हॉट एयर होती है, तो इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंसेस से
इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंसेस से ये होता है कि हमको ये अलग अलग वेवरिंग करते हुए दिखाई देते हैं। इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये अलग होता है। इस तरह से लाइट थोड़ी बैंड होती रहती है और ये भी थोड़ी हॉट एयर भी कूल होती रहती है, कूल भी हॉट होती रहती है, इसलिए ये हमको इमेज क्लियर नहीं दिखाई देती है उसके सामने की। जब भी नीचे हीट चल रही होती है, कोई आग जल रही होती है, फायर चल रही होती है, तो उसके आगे की चीज हमें ढंग से दिखाई नहीं देती। और हम बात करेंगे इस वेवरिंग के फिनोमिना का। हम अगर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की बात करें, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तो वो वाला भी फिनोमिना इस तरह से ही है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का फिनोमिना भी आप जब देखेंगे तो वो भी इस तरह से ये कि जो हमारा स्टार है वो बहुत सारे एटमॉस्फेयर की लेयर से आ रहा है। एज अ ऑब्जर्वर आप उसको देखने की कोशिश कर रहे हो। एज अ ऑब्जर्वर आप उसको देखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एज ऑब्जर्वर आप उसको देखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन लाइट बैंड होके आ रही है, कहीं ना कहीं से बैंड होते 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 आ रही है आपके पास। तो ऊपर से नीचे भी बहुत लेयर्स होती हैं, उनसे भी उनमें भी डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का डिफरेंस होता है, डेंसिटी का डिफरेंस होता है, ठीक है। क्योंकि डेंसिटी के डिफरेंस होने से ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस आता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है और उससे अगर हमारी लाइट पड़ती है, आती है हमारे पास, तो वो ऐसा लगता है कि कहीं और से आती हुई सीम होती है, ठीक है। तो कभी लाइट ऐसे हो गया, फिर थोड़ा एटमॉस्फेयर में चेंज हुआ तो मेरे को अपना ये थोड़ा सा इधर दिखाई दिया, फिर थोड़ा सा इधर दिखाई दिया, फिर थोड़ा सा इधर दिखाई दिया। इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल गायब होता है एक जगह से, फिर आता है, गायब होता है फिर एक जगह से फिर आता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ऐसा लगता है कि स्टार क्या हो रहा है, ट्विंकल हो रहा है, ट्विंकल ट्विंकल, ठीक है। मतलब गायब हो रहा है, आ रहा है, गायब हो रहा है, आ रहा है, उस तरह से हमको दिखाई देता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के फिनोमिना की बात हुई। अब हम आगे भी चीजें बात करेंगे इसमें कि लाइट बैंड हो रही है, बैंड होने की वजह से वो एक्चुअल पोजीशन पे दिखाई नहीं दे रहा, दूसरी पोजीशन पे दिखाई दे रहा है तो वो एक जगह ही, वो मूव नहीं कर रहा, लेकिन हमको करता हुआ दिखाई दे रहा है। करता हुआ मतलब उसकी पोजीशन थोड़ी थोड़ी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए हमको वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इसके और बारे में बात करते हैं कि क्या है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, थोड़ा सा और बोलते हैं हम। इसको मैं मिटाता हूं थोड़ा, तो मैं इसकी बात करता हूँ। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में क्या होता है, देखो ऊपर से नीचे आते हैं जब हम, तो जब यहाँ पे स्टार है, ऊपर से नीचे अगर हम आ रहे हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, लगातार हमारा एटमॉस्फेयर वेरी हो रहा है। और मैं डिफरेंस की बात करूंगा, एक तो स्टार लिया है और मैंने एक प्लानेट लिया है। आपको प्लानेट तो ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते अगर किसी ने प्लानेट देखा होगा, ठीक है। तो हम आजकल तो हम स्टार्स भी नहीं देखते, प्लानेट भी नहीं देखते, अपने घर के अंदर बंद रहते हैं जहां तक, ठीक है। लेकिन जब पहले लोग देखा करते थे, अब भी अगर जाके आप देखोगे, क्योंकि अब कम दिखते हैं क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है, जिसके सिटी में पोल्यूशन कम है वो अभी भी ठीक तरीके से देख सकता है स्टार्स की पोजीशंस, उनके कॉन्स्टलेशंस, सब फिगर्स बनते हैं। तो हम टॉपिक से नहीं हटते हैं, हम बात करते हैं कि हमारा जो स्टार है वो हमको कैसे दिखाई दे रहा है। तो स्टार जो है अभी पूछा जा सकता है कि वो लोअर दिखता है या हायर दिखता है। तो जब हम आगे जाते जाते हैं तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड होती है, जो लाइट जो आ रही है सन से वो कहाँ की तरफ बैंड होती है, नॉर्मल की तरफ बैंड होती है, नॉर्मल की तरफ बैंड होती है। इसका मतलब वो हमें अपीयर क्या लगेगी आते हुए, हायर, इट विल अपीयर, क्योंकि आगे आई बैंड हो गई, आगे आई बैंड हो गई। ये ध्यान रखना कि वो नॉर्मल की तरफ बैंड होती है। नॉर्मल की तरफ बैंड कब होगी, जब नीचे वाली सरफेस डेंसर होगी। तो हर आने वाली सरफेस डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है जब नीचे आते हैं, ठीक है। डेंसर ज्यादा डेंसर होती है, नीचे वाली जो सरफेसेस होती है ज्यादा डेंस होती हैं, तो वो जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बैंड होती रहती है इस तरह से नॉर्मल की तरफ बैंड होती है। अब ये अपीयर करती है कि हाइयर, ये अपीयर करता है हमको हाइयर। अगर पूछा जाए स्टार कैसे अपीयर करता है, तो स्टार ऐसा हाइयर अपीयर करता है थोड़ा। और जो हमारी लगातार सरफेस है, एटमॉस्फेयर है, उसके भी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो रही है। लगातार प्रॉपर्टीज के चेंज होने के कारण हमको ट्विंकलिंग नजर आ रही है, लेकिन प्लैनेट में हमको ट्विंकलिंग नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि स्टार जो होता है हमारा, स्टार जो हमारा होता है वो पॉइंट साइज होता है।
स्टार हमारा पॉइंट साइज होने के चक्कर में ट्विंकलिंग नजर आती है, तो उसके थोड़े से वेरिएशन में उसके थोड़ी सी पोजीशन के वेरिएशन में हमको ट्विंकलिंग नजर आती है। प्लैनेट इतना बड़ा है कि छोटे छोटे वेरिएशन हमको दिखाई नहीं देते। अगर थोड़ा प्लैनेट उधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लैनेट की साइज ही बहुत ज्यादा है। प्लैनेट की साइज बहुत ज्यादा है, इसलिए हमको ट्विंकलिंग नजर नहीं आती, इसलिए स्टार में ट्विंकलिंग नजर आती है, क्योंकि वो बहुत दूर है। साइज तो इनकी भी छोटी नहीं है, मैं ये बोलूंगा कि बहुत दूर है, मच फार्दर है, बहुत दूर है। तो स्टार्स आर मच फार्दर देन प्लैनेट, दैट्स व्हाई दे अपीयर टू बी पॉइंट साइज एंड दे अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, बट इन प्लैनेट्स दे हैव वेरी बिग साइज, उनकी साइज बहुत बड़ी होती है, तो they have very big size, therefore they do not appear the small variations, जो उनके छोटे छोटे वेरिएशन होते हैं, स्मॉल वेरिएशन doesn't count और doesn't appear, that's why stars appear to be twinkling and planets doesn't। तो स्टार ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते, हम इससे बताना चाहते हैं। इसके बाद में बात करूंगा जो सनसेट और सनराइज में जो डिले आता है, तो उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। तो हम बात करेंगे अब कि किस तरह से क्या वेरिएशन आता है सनसेट में और सनराइज में, क्या डिफरेंस आता है। यह हमारी अर्थ, इस पे खड़े हुए आप या हम लोग, यह हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हम, हमारा घर, हमारे दोस्त। यहां पे आया सनसेट होने वाला था, एक्चुअल सनसेट जो हॉरिजॉन है, जो उसके मेरे जमीन पे जिसमें मैं खड़ा हूं उससे नीचे वो अगर झुक जाता, या फिर मेरी आई लाइन उसको देख नहीं पाती, उसके नीचे झुक जाता, तब उसको सनसेट बोलते हैं, ठीक है। सनसेट एक्चुअली में जब थोड़ा सा सनसेट हो चुका होता है और उसके आगे भी चला जाता है, मतलब यहां तक तो मेरी रीच ही नहीं है, मतलब मैं तो बहुत छोटा हूं, मैंने तो इसको अर्थ को बहुत बड़ा बना दिया, मैं तो बहुत छोटा हूं यहाँ पर। तो हमारी जो आई लाइन है तो उसकी रीच एक लिमिट तक होती है, मान लो यहां तक उसकी रीच है आई लाइन की, लेकिन मैं थोड़ा आगे तक उसको देख पाता हूं, विजिबिलिटी मेरी आगे तक हो पाती है। क्यों? 2 मिनट एक्स्ट्रा लेट होता है एक्चुअल से। एक्चुअल मतलब जब होना चाहिए यहां पर हमारी, यहां तक हम देख सकते हैं, लेकिन यहां तक देख पाते हैं, आगे तक देख पाते हैं। क्यों 2 मिनट एक्स्ट्रा देख पाते हैं? क्योंकि नीचे भी जब जाता है वो, तब अगर एटमॉस्फेयर में आएगा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, इसको नॉर्मल की तरफ मोड़ दो, नॉर्मल की तरफ बैंड होते होते पहुंच जाता है हमारे तक, इसकी लाइट, तो हमको दिखाई दे देता है ये, ठीक है। तो हमको ये 2 मिनट एक्स्ट्रा के बाद भी दिखाई दे देता है, और सनराइज में भी सेम फिनोमेना होता है। तो ये 2 मिनट का डिफरेंस याद रखेंगे कि 2 मिनट का डिफरेंस होता है सनराइज सनसेट की। 2 मिनट पहले हम सनराइज हो जाता है, 2 मिनट अर्ली सनराइज और 2 मिनट लेट सनसेट, एक्चुअल ये कंडीशन होती है। तो कोई आपसे बोले कि सनसेट हो रहा है, तो बोले नहीं ये तो हो गया है, 2 मिनट तो एक्स्ट्रा दिखते ही है। ये हम टेक्निकल भाषा में बोल सकते हैं कि 2 मिनट एक्स्ट्रा दिखेगा वो एक्चुअल में तो सनसेट हो गया है। अगली बात हम करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करेंगे हम अगले। तो अब अगला हम स्कैटरिंग की बात करेंगे, और टिंडल इफेक्ट की बात वो अगले लेक्चर में, या फिर हम देखेंगे जिस तरह से करते हैं, ठीक है। तो गाइज थैंक यू गाइज। तो गाइज अब हम बात कर रहे हैं टिंडल इफेक्ट के बारे में। टिंडल इफेक्ट, तो ये इफेक्ट क्या होता है और किस में काम आता है, पहले ये बात करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये जो हमारा फिनोमिना है इसमें काम आता है। मतलब क्या हो रहा है, लाइट स्कैटर हो रही है, लाइट स्कैटर हो रही है। अब लाइट में बात करते हैं, हम लाइट को डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे लाइट को, हम बात करेंगे वेव ग्योर बोलेंगे लाइट को, ठीक है।
वायलेट जो हमारी लाइट होती है, इसमें से इन सब में से वायलेट लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है। और यहाँ पे क्या होती है, वेवलेंथ बढ़ती जाती है, तो रेड लाइन की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। मतलब अगर आगे बात करें यहाँ पे, तो वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो हमारा जो ब्लू लाइट होती है जिसकी वेवलेंथ कम होती है, वो क्या कर जाती है, स्कैटर कर जाती है, स्कैटर कर जाती है। सबसे कम वेवलेंथ होने के कारण सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग ब्लू लाइट की होती है। अब बात करेंगे 3 तरह के पार्टिकल्स की। एक है छोटा पार्टिकल, एक है बड़ा पार्टिकल, एक है उससे बड़ा पार्टिकल। तो सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटे छोटे पार्टिकल, उनसे मिलकर जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन। उससे जो थोड़ा बड़ा पार्टिकल है उससे मिलकर बनता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन। और उससे भी बड़े पार्टिकल से मिलके क्या उनसे सॉल्यूशन बनेगा, सस्पेंशन। सस्पेंशन बनता है। सस्पेंशन का मतलब है एक तरह से आपने कोई मिट्टी ली है, पानी में घोल दी, तो आपको सस्पेंशन दिखेगा। और ये सस्पेंशन थोड़ी देर में क्या करेगा, सेटल हो जाएगा। सेटल हो जाएगा इफ अगर इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, तो सेटल हो जाएगा इफ लेफ्ट। अगर इसको छोड़ दिया तो ये सस्पेंशन हमारा नीचे सेटल हो जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन ये मिल्की होता है, एक तरह से मिल्की होता है। ठीक है, और इस सॉल्यूशन में ये सेटल नहीं होगा। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट दिखता है हमको, ट्रांसपेरेंट दिखता है। जैसे कि अगर आप सॉल्ट मिलाएंगे पानी में या फिर शुगर मिलाएंगे पानी में, तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। एग्जाम्पल्स लाइक NaCl। ठीक है, NaCl इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। मिल्क कोलाइडल सॉल्यूशन, क्योंकि मिल्क सेटल नहीं होगा, सेटल नहीं होगा तो सस्पेंशन नहीं है। ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, तो ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमें लग रहा है कि कुछ मिला हुआ है लेकिन वो सेटल नहीं हो रहा है, तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मिल्क जैसे कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब बात करें कि जो पार्टिकल्स हैं स्कैटरिंग में जो पार्ट लेंगे, ये लाइट है, इसमें जो ब्लू लाइट है, इसकी जो स्कैटरिंग होगी वो कौन सी होगी, कोलाइडल पार्टिकल्स में ही होगी। कोलाइडल सॉल्यूशंस में ही स्कैटरिंग होगी, ये बात भी है। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशंस में ही स्कैटरिंग होगी। अगर हम बात करते हैं कि स्कैटरिंग किस तरह से होती है, स्कैटरिंग किस तरह से होगी, तो इसमें हम बात करें स्कैटरिंग की, तो अगर ट्रू सॉल्यूशन में लूँ, ट्रू सॉल्यूशन, उसमें अगर एक रे ऑफ लाइट पास कराऊँ तो वो मुझे विजिबल नहीं होगी, वो विजिबल नहीं होगी। ऐसा लगा बस यहाँ से लाइट घुसी, यहाँ से निकल गई। अगर कोलाइडल में सॉल्यूशन लेता हूँ और मैं एक बीम पास कराऊँ लाइट की, कोलाइडल सॉल्यूशन लूँ और बीम पास कराऊँ, तो ये मेरे को इसका जो सॉल्यूशन कलर है वो दिखेगा, अंदर ये जो चीज़ें हैं वो पार्टिकल चमकने लग जाएंगे। आपने अपने घरों में देखा होगा, जब आप बैठे रहते हैं और धूप आती है और वो इस डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे स्कैटर करके आपको एक चमकदार एक लेयर बनती हुई दिखती है, चमकदार, जिसमें पार्टिकल घूमते रहते हैं। कभी देखी होगी आपने, घर पे ऑब्जर्व करी होगी। तो वो कुछ नहीं, वो स्कैटरिंग और लाइट फिनोमिना है। उसकी वजह से जो लाइट स्कैटर हो रही है वो अपनी आंखों तक आ रही है, इसलिए हमको वो दिखाई दे रही है इस तरह से। अब बात करेंगे जो सनसेट, और सनसेट पे हमारा जो वेदर है, एटमॉस्फेयर है, तो ये बेसिकली एटमॉस्फेयर ही है। तो हमें हाँ, बेसिकली इससे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो स्काई है, हमारा जो स्काई है, स्काई वो हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, स्काई हमें ब्लू क्यों दिखता है। तो स्काई ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, स्मोक के, डस्ट के, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। उन पार्टिकल्सों में से होके अगर कोई लाइट मैंने करी एंटर, और वो पार्टिकल से क्या होती है, स्कैटर होती है और हमारी आइज पे आ जाती है। और जो स्कैटर, जो सबसे ज़्यादा लाइट होती है वो ब्लू लाइट होती है, स्कैटर। तो हमको स्काई कैसा दिखाई देता है, ब्लू। तो कहाँ से आती है लाइट, सन से आती है। ठीक है, सन से लाइट आती है। लेकिन सन अगर हॉरिजॉन पर हो, जब सनसेट होने वाला हो या सनराइज होने वाला हो, तब क्या होता है, तब हमें रेड क्यों दिखाई देता है एटमॉस्फेयर। सनराइज
एंड सनसेट, सनराइज एंड सनसेट पर हमें रेड दिखाई देता है। रीजन बताना चाहेंगे क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ पर देखो जब सन ऊपर था तो हमारी लाइट ने कम पाथ ट्रेवल किया था, ठीक है, लेकिन जब सन होराइजन पे था तब ज्यादा पाथ ट्रेवल किया। छोटे पाथ में तो इतनी स्कैटरिंग हुई ब्लू लाइट की और हमारी आंखों में आ गई, लेकिन जब ज्यादा पाथ ट्रेवल किया तब ब्लू लाइट सारी ही स्कैटर हो गई। बहुत ज्यादा स्कैटरिंग होती है ब्लू लाइट की, और जो लाइट सबसे कम स्कैटर हुई वो रेड। तो रेड लाइट की सबसे लीस्ट स्कैटरिंग होती है। ये भी हमें इससे पता चलता है कि रेड लाइट की क्या होती है, सबसे लीस्ट स्कैटरिंग, सबसे कम स्कैटरिंग होती है। इसलिए ऐसे केस में यूज किया जाता है, यूज्ड इन सिग्नल्स। सिग्नल जब बनाते हैं जो उसमें रेड लाइट देते हैं हम, 3 लाइट होती है हमारी, रेड, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, ठीक है। तो जो रेड लाइट दी जाती है वो क्यों दी जाती है रेड? क्योंकि वो स्कैटर कम हो। अगर फॉगी एटमॉस्फेयर हुआ तो उसमें हमें अगर हम ब्लू लाइट दे देंगे तो हमें दिखाई नहीं देगी, इसलिए हम कौन सी लाइट देते हैं? रेड लाइट देते हैं सिग्नल्स पे। तो ये इफेक्ट है, सब टिंडल इफेक्ट है। तो ये हमने पढ़ लिया है। तो हमने क्या क्या पढ़ा हमारे इस चैप्टर में, हमने क्या क्या कवर किया इस चैप्टर में, वो हम देखते हैं कि हमने कुछ चीज़ें कवर की हैं। हमारा जो चैप्टर था इसका नाम था ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, इसकी वर्किंग की हमने बात की थी पहले कि वर्किंग कैसे होती है। इसमें इमेज फॉर्मेशन की बात की थी कि इमेज कैसे फॉर्म होती है, इमेज फॉर्मेशन की बात की थी। इसके बाद हमने जो बात की थी इसमें वो की थी हमने, तो पहले हो गया वर्किंग, फिर इमेज फॉर्मेशन, उसके बाद हमने इसमें डिफेक्ट्स की बात की थी, डिफेक्ट्स, और फिर हमने प्रिज्म की भी बात की थी। इसमें स्कैटरिंग ऑफ ये प्रिज्म की बात की थी कि प्रिज्म के थ्रू लाइट को डिवाइड हो जाती है 7 पार्टों में। जब हमने बात किया था कि लाइट अगर डालते हैं तो वो डिवाइड हो जाती है, हमको स्क्रीन पे विपक्योर मिल जाता है, ठीक है। तो उसकी बात की थी लाइट डिवाइड होने की, ठीक है। उसके बाद हमने बात की है फिनोमिना, तो ये सारे बेसिकली फिनोमिनाज है लाइट के, और फिनोमिना की बात की थी हमने। तो हमने ये सारी बात करी थी, इसमें ह्यूमन आई में सब कुछ कवर करा है हमने, बिल्कुल लाइन वाइज कवर किया है। अगला चैप्टर हम कवर करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू गाइस।